हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आइए एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेसन 3 जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है उसे लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। एनसीईआरटी क्लास 7 से 12 तक हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 7 से 12 तक ज्योग्राफी, दोनों की सीरीज एक साथ समानांतर रूप से आगे बढ़ रही है और इसे आप प्यार दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए इस कड़ी को आगे जोड़ते हैं और लेसन 3 जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है उसे डिस्कस करते हैं। इसके साथ मेरा प्रयास है कुछ और सब्जेक्ट को भी इसमें शामिल करने का, तो आप कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग बढ़ाएं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं लेसन 3। देखिए, लेसन 3 जो एनसीईआरटी क्लास 7 की है, इसमें बात की जा रही है दिल्ली के सुल्तान की। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली 1200 ईस्वी के पहले तक राजधानी के रूप में कभी इसे वो दर्जा नहीं रहा, क्योंकि जितने बड़े बड़े राजा हुए, ठीक है, 1200 ईस्वी के बाद से इस पे मुख्य फोकस हुआ। दिल्ली को उन्होंने राजधानी का दर्जा एक तरह से दिया, ठीक है। तो जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ये 700 ईस्वी से लेकर लगभग 1700 ईस्वी तक का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। यानी इस बुक एनसीईआरटी के माध्यम से हम लगभग 1000 की हिस्ट्री को एक संक्षिप्त रूप में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही क्लास 8, 9, 10 में भी इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब वे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और यह प्रयास हमारा 12 तक है। आपके पास पूरी एनसीईआरटी हो। हिंदी में अभी ये आ रहा है, आने वाले टाइम में मैं इसे इंग्लिश सब्जेक्ट से भी लाऊंगा ताकि भाषा का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी हिंदी से इसकी शुरुआत की गई है। तो लेसन 3 को आगे बढ़ाते हैं। ये लेसन कह रहा है दिल्ली के सुल्तान। तो जैसा कि आपने अध्याय 2 में देखा है, कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र था वो बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। कावेरी वगैरह का जो एरिया है, डेल्टा का एरिया है, वो बड़े राज्य के क्षेत्र बन गए थे, क्योंकि साउथ में आपको वो एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो अध्याय 2 के बारे में आप पहले से ही परिचित हैं। और हम बात करते हैं कि किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। अध्याय 2 में आपने ऐसा नहीं पढ़ा था कि दिल्ली राज्य की राजधानी रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, 12वीं शताब्दी में ही दिल्ली राजधानी बना। इसके पहले कोई भी यहाँ पे कोई राजा ऐसे नहीं आए थे जिन्होंने दिल्ली पे ज़्यादा फोकस किया था। इवन आपको पता है कि भारत की भी पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो जैसा आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को, ठीक है। हम बात करते हैं तालिका 1। देखिए, तालिका 1 पे अगर हम नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि तालिका 1 पे नज़र डालने के में पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिसे चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया, ठीक है। तोमर लोग और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यानी उस समय दिल्ली जो था वो एक तरह से कह सकते हैं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से एक राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी लोग रहते थे और इन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया था। जैन व्यापारी जो लोग होते हैं, मंदिर वगैरह का काफ़ी निर्माण किया। और यहाँ देहली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, ठीक है, जो काफ़ी प्रचलन में आते थे। अब बात करते हैं 13वीं शताब्दी का। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत, यानी गुलाम मस्त जो 1206 से अगर हम शुरुआत करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह का जो एरिया है, तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसा राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 में आप देखेंगे, इस फिगर के माध्यम से आप समझेंगे कि दिल्ली का जो एरिया है कहाँ कहाँ तक फैला था। अगर हम देखते हैं दिल्ली में, तो तुगलकाबाद का एरिया, ठीक है, आदिलाबाद का एरिया से लेकर यहाँ फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, ये पूरा एरिया, ये दिल्ली का नक्शा एक तरह से बताया जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, उसके बारे में है। हौज सुल्तानी है, हौज खास है, सिरी है, जहाँ पना, देहली कुन्हा, जिसे पुरानी दिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ जो है दिल्ली का एक तरह से नक्शा को बता रहा है। आगे हम बात करते हैं दिल्ली के शासक के बारे में। अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ से स्पष्ट होगा। देखिए, एनसीईआरटी की खूबी है कि कितने अच्छे से चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं वो लोग, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बात करते हैं, चूँकि हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ये 700 ईस्वी से आगे का इतिहास है। और दिल्ली का इतिहास जो है ज़्यादा कुछ है नहीं इसके पहले। तो हम बात करते हैं आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 के आसपास के एरिया के आसपास। तो वहाँ पे तोमर का राज्य वंश था। तोमरों लोग का जो है ना राज्य था। इसमें आनंगपाल जो हैं तोमर राजा थे 1130 से 1145 तक।
उसके बाद चौहान लोग आए, चौहान में पृथ्वीराज चौहान जो 1175 से 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहला में ये विजय हुए थे पृथ्वी राज चौहान मोहम्मद गौरी के ऊपर, दूसरे में इनकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज चौहान का। तो 1192 तक चौहानों का रहा। और उसके बाद 1206 से जो तुर्की शासन, तुर्की जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम था, किनका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, गौरी का ही गुलाम था, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने एक तरह से गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है, गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें संक्षिप्त में दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट राजा हुए उनके बारे में चर्चा किया है। तो गुलाम लोग 1206 से 1290 यानी कि लगभग हम कह दें कि 84 ईयर्स तक इनका राज्य चला। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी, फिर इनका इल्तुतमिश दामाद हुआ, रजिया सुल्तान इनकी बेटी हुई, गयासुद्दीन बलबन आगे का राजा हुआ, और बीच में भी कुछ राजा बने लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारा इनका कालक्रम को दिया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 4 साल, इल्तुतमिश लगभग 26 साल, रजिया सुल्तान 4 साल, और बाद में बलबन काफ़ी लंबा समय तक राज किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम पाएंगे कि गुलाम वंश के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। पद्मावत मूवी में भी है इसके बारे में बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर है तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1320 से 1414 तक इसका सफ़र चला, ठीक है। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यानी सबसे कम समय अगर हम बात करते हैं तो अभी तक के इतिहास में आप देखेंगे कि खिलजी लोगों का सफ़र काफ़ी कम रहा है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं सैयद वंश का। सैयद वंश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सैयद वंश का खिलीज खां जो है 1414 से 1421, ठीक है, इन्होंने राज किया। ये भी सबसे कम जो है इन्हीं का राज पाठ था खिलीज खां का, ठीक है। फिर है लोधी वंश 1451 से 1526 तक राज किया लोधी वंश का, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट राजा हुए जो दिल्ली सल्तनत में अपना योगदान दिए और दिल्ली को राजधानी बनाने में महत्वपूर्ण स्थान ये रखते हैं। बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे हमें प्राप्त होता है कि दिल्ली का सुल्तान कैसा था, किस तरह से वहाँ कार्य किया करता था। तो जहाँ तक बात है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिक्के और स्थापत्य कला। स्थापत्य में भवन निर्माण का कला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भवन के माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि वह इतिहास किस रूप में, एक वचन या बहुवचन में, सुल्तान के शासन में प्रशासन का भाषा क्या था, वो स्थापत्य भवन किस रूप में बना हुआ था, उनका निर्माण कैसे किया हुआ था, उसमें किन सब बारीकियों को ध्यान में शामिल किया गया था। जहाँ तक बात करते हैं शासनकाल में तो प्रशासन की भाषा फारसी थी, फारसी में लिखे गए थे, क्योंकि अधिकांश जो है उस समय फारसी भाषा का ज़्यादा प्रचलन था और फारसियों में ही लिखा जाता था। आगे हम बात करते हैं, इसमें पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था। इसके लिए कागज़ तैयार करना, लेखन कार्य करना, महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेदों को ध्यान में देना, क्योंकि आपको पता है कि पांडुलिपियों में ज़्यादा से ज़्यादा लेखन कार्य होता था। कागज़ के आविष्कार से पहले की बात है। तो पांडुलिपि को संरक्षित भी के बाद में किया जाता था। कभी कभी जो लेखक होते थे वो खुद का लिखा चीज़ों को संरक्षित करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है। इसमें हर दरबार में एक कवि, एक राइटर मिलता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 13वीं सदी में एक इम्पॉर्टेंट जो राइटर हुए फ़ख-ए-मुदव्विर, ठीक है, ये फ़ख-ए-मुदव्विर जो हैं इन्होंने राजा का काम सैनिक, इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात कहा जो आज भी न्याय संगत होता है कि राजा का काम है, सैनिक के बिना नहीं चल सकता। राजा कोई भी काम को सैनिक के बिना नहीं कर सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकता। और वेतन कहाँ से आता है? किसानों से आता है। और किसान जो है राजस्व चुका सकेंगे अगर वो खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? किसान है। यानी ये न्याय संगत आज के भी डेट में है। आप देख रहे हैं आज भी परिस्थिति कैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं कि कुछ बातों को ध्यान में रखने लायक है कि विशेषकर त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। जो भी बड़े बड़े लेखक होते थे ज़्यादातर दिल्ली में ही वो उनका निवास स्थान था। यह लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। वो उन्हें विचार देते थे कि किस तरीके से आप रख सकते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार का बात अगर हम करते हैं कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा,
ठीक है। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब है जन्म के आधार पे, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, क्योंकि स्वराज यानी आज़ादी उनका जन्म से अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का होता है वैसा विशेषाधिकार जो जन्म के आधार पर हो, ठीक है। जैसे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ये पहला ऐसा था, लेकिन आज डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सिंहासन पर बैठी। देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान, ये सिंहासन पर बैठी। ये सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासक है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहासकार इसको नहीं मानता है, क्योंकि इतिहास इसके पहले भी 900 ईस्वी के आसपास कश्मीर में एक महिला बनी जिसे बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है, वो उसने भी राज किया, ठीक है। फिर साथ ही साथ साउथ में भी एक महिला ने शासन किया, तो आगे आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि रजिया सुल्तान पहली थी, लेकिन रजिया सुल्तान क्या है, रजिया सुल्तान का खासियत यह था कि वो जो सिक्के भी ढलवाई उसमें भी वो अपने आप को रजिया सुल्तान एक इंडिविजुअल महिला के रूप में नहीं दिखाया, उसने बताया कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और रजिया सुल्तान जो है उसके दौर में एक इतिहासकार हुए मिनहाज और सिराज ने स्वीकार किया है कि उस समय सबसे योग्य और सक्षम थी। रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य थी, फिर भी उनको वो मान्यता नहीं दिया पाए। आज भी आपको बता दें कि जो लिंग भेद है उसमें भारत का स्थान 140वां आया है, यानी हमारा जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भारत 156 देश में 140वां रैंक लाया। करंट अफेयर का पार्ट है, आप देख सकते हैं साइट पे जाके, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है, आप इसमें आप समझे 140 पोजीशन, 112 पिछला साल था, इस बार 140 है, यानी हमारे लिए शर्म की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि लोग रजिया सुल्तान को उस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रजिया सुल्तान 1240 में उसे सिंहासन से फाइनली उनको हटा दिया गया, और हटाने के बाद सिराज उनके विचार प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। ये मिनहाज और सिराज के अपने विचार है, इससे मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था, इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ठीक है। इतना शानदार उनको खूबी था, रजिया सुल्तान को नेतृत्व क्षमता थी, उनमें राज करने की सारी गुण मौजूद थी, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को वो मानता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो इसके पहले अगर हम बात करते हैं रानी रुद्रमा देवी, देखिए मैं जैसा डिस्कस कर रहा था 1262 से 1289 में व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि रुद्रमा देवी जो खुद को एक मर्द के रूप में घोषित कर चुकी थी, ठीक है। वो अपने आप को एक पुरुष जैसा लिखवाया करती थी, लेकिन जिससे भ्रम भी पैदा होता था। जहाँ तक बात करते हैं एक और महिला शासिका का, जो कश्मीर में रानी दिद्दा, जिसे दीदी यानी बड़ी बहन के रूप में जाना जाता था, ने अपने प्रिय रानी के लिए स्नेह भरा संबोधन किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लिंग भेद का अर्थ क्या होता है? लिंग भेद मतलब स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, यानी एक महिला है एक पुरुष है, दोनों में कहीं ना कहीं बनावट में अंतर होता है, तो इसे लिंग भेद के रूप में आप जानते हैं। लेकिन हमारा समाज क्या है, बिल्कुल विपरीत कर दिया, यानी उनका कहना है कि औरत ऐसे काम नहीं कर सकते जो पुरुष को करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज तक समाज इतने साल हो गए फिर भी हमारा जेंडर गैप काफ़ी पीछे है। ये इस बात को दर्शाता है कि अभी तक हमारी सोच उस रूप में डेवलप नहीं हुई है जो होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार अगर हम देखते हैं तो गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, दिल्ली सल्तनत का विस्तार एक गैरिसन शहर से साम्राज्य तक हुआ। अब गैरिसन शहर क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि गैरिसन शहर का स्थापना किया गया था सैनिकों के लिए। अब इसके बारे में हम बताएंगे, डिस्कस से आगे करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नक्शा है दिल्ली सल्तनत का, ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था, यानी ऑलमोस्ट ये देखिए, ये एरिया देखिए, ये एरिया देखिए। अभी आप देखेंगे 29-33 मेरे ख्याल से भारत की जो लंबाई है इस छोर से इस छोर तक आप जाएंगे, यानी यहाँ पे गुजरात से लेकर सरकरी की अरुणाचल प्रदेश
किबुतु तक आप जाएंगे, सरक्रिक से किबुतु तक 29-33 किलोमीटर है। तो आज के डेट में कितना है कम, और पहले कितना ज़्यादा हुआ करता था, तो ये एरिया आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप को अच्छे से समझिए। काजकोट से शुरुआत था, तबरहिंद, सुरहती, हाशी, दिल्ली, ये सारे दिल्ली सल्तनत के एरिया में आते थे। इसके साथ ही भीतरी प्रदेश में किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गैरिसन शहर है किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, यानी ऐसा शहर जहाँ पे सैनिक लोग रखते हैं उसे गैरिसन शहर कहा जाता है। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से करने वाला हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता था कि बाहरी लोग आके आक्रमण न कर दे, और कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते जो सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था। इसका विस्तार देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है गैरिसन शहर का स्थापना जो हुआ किसके शासन में हुआ, तो गयासुद्दीन बलबन के, क्योंकि बलबन क्या है, दूरदर्शी था। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ। ठीक है, इसको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने बढ़ाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत की सीमा जो है साउथ की तरफ काफ़ी डेवलप किया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण की तरफ काफ़ी आक्रमण किए, सैन्य कार्रवाई किया। आगे हम बढ़ते हैं। भीतरी सीमाओं का जब आप बात करते हैं, जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, क्योंकि सैनिक लोग रख रहे हैं चारों तरफ, स्थिति को वो मजबूत करके रखते थे। और साथ ही साथ शिकारी, संग्रहकों और चरवाहों को उनके प्रवास से वो लोग खदेड़ दिया करते थे। क्योंकि वो उनकी ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर, नगर बसाया गया। तो राजाओं का यह महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार अगर दूसरे शहर में किया, दूसरे तरफ बात करें, तो हम देखते हैं कि बाहरी सीमा में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। यानी दिल्ली को पहले छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा पूरा विस्तार दिया गया था। ठीक है, इसमें सैनिक अभियान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, और इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं, हाथी, घोड़े और गुलाम मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली गई। तो ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शहर का डेवलप करने के लिए, दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने के लिए। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण पर अभियान किया वो आप देखिए, यहाँ कहाँ दिल्ली है, और दिल्ली से गुजरात, ये वारंगल, काकतई, ठीक है, देवगिरी, होयसल, ये सारा जो साउथ का एरिया है पूरा चारों तरफ उन्होंने आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा हो जाते हैं जिन्होंने साम्राज्य विस्तार का काम काफ़ी तेज़ी से किया। 12वीं सदी के आखिर का हम बात करते हैं तो एक यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये मस्जिद है। ठीक है, तो दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली कुन्हा का मतलब होता है पुराना शहर। देहली कुन्हा का अर्थ क्या होता है? पुराना शहर। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीनार को बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए थे। ये 3 राजा ऐसे हुए जो ज़्यादा से ज़्यादा मीनार वगैरह बनाया है। बात करते हैं मस्जिद का। मस्जिद क्या है? मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान अल्लाह यानी अपने ईश्वर की आराधना करता है, उसमें सजदा करता है। सजदा का अर्थ है घुटने पे बैठ जाना और माथा को टेकना। ठीक है, जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होते हैं। उसमें सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं उसे इमाम साहब कहते हैं, नेता के रूप में उसे चुनते हैं, और वो क्या है? खुतबा देता है, यानी अपना धर्म उपदेश देता है। तो ये सारी बात है। साथ ही साथ वो लोग पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज करते हैं, क्योंकि पश्चिम मक्का का दिशा जो है पश्चिम की ओर है।
तो ये चीज़ है, उस दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं आसपास आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड हो तो उनसे भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं। बात करते हैं कि बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। यानी दिल्ली जो है, दिल्ली में उसकी नई राजधानी जो बनी थी जहांपना बनाया गया था बेगमपुरी मस्जिद। ये आपका फिगर है। दिल्ली काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस में से एक है। आप कभी भी दिल्ली जाएँ तो ये सब जगह आप देख सकते हैं, घूमें, जो भी वहाँ पे देखने लायक जगह है, लाल किला वगैरह। दिल्ली के सुल्तान ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के संरक्षक होने का दावा मिलता है, क्योंकि वो क्या है, मंदिर नहीं बना रहे थे, मस्जिद बना रहे थे। यानी वो क्या थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा कर रहे थे। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मोट की मस्जिद भी बनाई गई है, ठीक है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में के आखिरी दिनों में निर्माण हुआ है इसका। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र, इस पे हम समझते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन का क्या है, उस पर हम नज़र डालते हैं। तो दिल्ली सुल्तान जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि गुलाम जो है उनके बेटे से भी बढ़ के हैं। इन गुलामों को उन्होंने फारसी में बंदगा कहा है। बंदगा का मतलब क्या होता है, गुलाम। बंदगा का अर्थ होता है गुलाम, ठीक है। तो उनका मानना था कि गुलाम जो है एक बेटे से बढ़कर है, ठीक है। ये देखिए, बेटे से बढ़कर गुलाम है। सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि भैया आपका बेटा आपको धोखा दे देगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत के इतिहास में बहुत ऐसे राजा रहे हैं जिसमें बाप को पुत्र ने, पुत्र को उनके पुत्र ने मार दिया राजपाट के लिए, ठीक है। कुमारगुप्त वगैरह के शासनकाल में आपने देखा होगा। तो सुल्तानों की सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया वो हमारा देखभाल अच्छे से करेगा, और गुलाम बहुत मतलब योग्य गुलाम मिलना बहुत खुशनसीबी की बात है, तो वो बेटे से बढ़कर होता है। तो ये उनका कहना था। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे, गुलामों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे और उन्हें प्रोत्साहन देते थे। लोगों को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे ताकि उनका मनोबल बढ़े। राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे क्या होते थे, चिढ़ते थे। उनको लगता था कि उन्हें ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है और उनके कुलीन लोगों को उनको शोषण ऐसा फील होता था। तो गुलामों पर आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तान ने अपने नौकर होते थे, जो नए सुल्तान हुए उनके अपने नौकर हुए थे। पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी और सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों में गहरा धक्का भी लगता था। उनको लगता था कि यह क्या हो रहा है, यानी ये नीच लोग हम पे कैसे हुकूमत कर सकते हैं। तो ये सारे भावना उनमें होती थी। फारसी त्वारिख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। फारसी लेखक लोग अक्सर इसका आलोचना करते रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन के बारे में। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो है ना, वो अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, देखिए कितना बढ़िया बात है, शराब बनाने और बेचने वाले के लिए उनको अजीज खुमार नामक कलाल, फिरूज हजाम नाई वगैरह, मनकार तवाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। वाह, इनका आप अपना विचार इसमें व्यक्त कर सकते हैं, क्या उन्होंने सही क्या गलत किया उन्होंने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वाले सुल्तान की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भी भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे, यानी कि उनका जैसा इलाका होता था, ठीक है, उसमें वो राजपाट करते थे, उन्हें इक्ता कहा जाता था। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार कहलाते थे या मुक्ति भी कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक, यानी एक मतलब कह सकते हैं कि तुगलक शासक ने भी सेना नायक या भिन्न भिन्न आकार के इलाकों
के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यानी अगर मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 के अनुसार, 15 है तो 15, 50 है तो 50, मतलब उनके अंदर इतने सेनाएं रहते थे। और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वो लोग वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूल किया करते थे, ठीक है। और वे अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे, यानी तनख्वाह देने का भी सिस्टम उन्होंने चालू कर दिया था, ठीक है। मुक्ति लोगों पर काबू, आगे बढ़ते हैं। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि वो उनका पद वंश परंपरा से ना चले, कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी की इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। ऐसा नहीं कंपटीशन आज है, उस समय भी कंपटीशन होता था। नौकरी के लिए लोग मशक्कत करते थे और राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए लेखाधिकारी की भी नियुक्ति करती थी। ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर आप कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके साथ ही साथ देखा गया है कि मुक्ति द्वारा राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाते थे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा संख्या में वो रख सकते हैं, उनका जो भी लिमिटेशन रहता था उनके अनुसार वो रखते थे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीन जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने पर बाध्य कर दिया गया। ऐसे लोकल लेवल पे जो राज करते थे, लोकल पब्लिक से वो कर लेते थे, वो कर को भी अब क्या करना पड़ता था, अब कर को सीधे भाई दिल्ली सल्तनत को दे दीजिए। ऐसा नहीं है, कोई भी चिल्टू विल्टू रहता था, सभी को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इसको आप समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व का निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। सामंत भी तेज थे, वो कहते थे कि सर आप क्यों कर रहे हैं, कष्ट क्यों कर रहे हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं टैक्स आपका वसूलूंगा और आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में उनका भी कार्य आसान हो जाता था। जहाँ तक बात करते हैं कृषि पर जो टैक्स होता है, जिसे खराज कहा जाता है, कृषि पर जो टैक्स होता है जिसे खराज कहते हैं, जो किसान की उपज का लगभग कितना परसेंट, 50%, यानी अगर 100 केजी धान उपजाए तो 50 केजी टैक्स में ही देना पड़ जाए, खाएगा क्या किसान, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था। ये भी याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत का विजय के तुरंत बाद, यानी वो लोग जाते थे, एक बार जीतते थे, चले आते थे, लेकिन नियंत्रण हमेशा रहे, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसलिए उन्हें भी उनके अनुसार ही चलना पड़ता था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी वो उतना एक्टिव नहीं हो सकते थे, कार्य नहीं कर सकते थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे। वो अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था, क्योंकि जैसे वो गए, कब्जा किया, लूट के चले आए, उसके बाद पता चला फिर वहाँ पे नॉर्मल स्थिति हो गई। तो ये सारा चीज़ था। कोई भी मतलब आज जैसे सेंट्रल प्रशासन है, वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। सरदार और उनकी किलेबंदी की बात करते हैं। एक लेखक आया इब्न बतूता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अफ्रीका का लेखक था, मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था, ठीक है। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। सरदार जो रहते थे उनका किलाबंदी ऐसा होता था कि वो उबड़ खाबड़ इलाकों में बना के रहते थे, पानी वगैरह का सब साधन होता था। ऐसा होता था ना कि उनका किलाबंदी को तोड़ पाना बिना मतलब ट्रेंड सिपाही का संभव नहीं था। जंगल में बीच में बैठे रहते थे, मवेशी और फसल भी रहते थे, सब कुछ उन्हें व्यवस्था रहती थी, तो इतना आसान नहीं था सरदार की किलेबंदी को तोड़ पाना। बात करते हैं चंगेज खां के बारे में, थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है। तो चंगेज खां जो मंगोल था 1219 में, ठीक है, उत्तर पूर्वी ईरान, ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला किया। चंगेज़ खान ने 1219 में किया। चंगेज़ खान जो है काफ़ी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचाया था और जगह जगह हमला किया था। और इसने क्या है, भारत पे भी कहीं ना कहीं आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत पर। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तान को एक बड़ा विशाल सेना रखना पड़ा। उनको डर सताने लगा कि दिल्ली सल्तनत पे जब हमला करेगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, तो उन्होंने बड़ा बड़ा सेना रखा। और सेना हम देखते हैं, समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और का सेना और मोहम्मद तुगलक का सेना रखने में किस तरीके का चेंजिंग था।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी में 2 बार हमला हुआ, 1299 से 1300 और 1302 से 1303, यानी लगभग 4 साल में 2 बार हमला हुआ। इनका सामना के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना रखा, यानी परमानेंट रूप से उन्हें सैलरी वगैरह सब मिलता था। मोहम्मद तुगलक जो है उसने क्या किया, पूरा वो उसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ और मंगोल सेना परास्त हो गई, इसमें हरा के उसने भेजा। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना यानी उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली। ये बोला चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं जीता तो हम जीत लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी मोहम्मद तुगलक काफ़ी होशियार आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया, यानी एक शहर बना दिया कि सैनिक लोग आराम से रहे। और ये क्या किया, ये और कलाकार था मोहम्मद तुगलक, इसने पुराने दिल्ली या कुन्हा को ही खाली करवा दिया, ठीक है, खाली करवा दिया और इसको ही गैरिसन शहर बना दिया, क्योंकि बना बनाया जगह है, जाओ भैया सब सैनिक लोग रहो। और ये लोग को दौलताबाद भेज दिया। किसको भेज दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दौलताबाद भेज दिया, ठीक है, नया राजधानी बना के दौलताबाद सारे लोगों को भेज दिया। सैनिक के पेट भरने की समस्या को लिए गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती का पैदावार इकट्ठा करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा लिया, क्योंकि अंतोगत्वा मरना किसको पड़ता है, किसान को मरना पड़ता है, सबसे ज़्यादा टैक्स मांगने लगा, ठीक है। और सेना को खिलाने के लिए खाद्यान्न इकट्ठा करने लगा, ये भी उसी पद्धति पे था। सैनिक को वेतन वगैरह दिया करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के साथ नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपनी आवश्यकता दिल्ली के व्यापारियों से खरीदता था। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, इसका कम जा रहा है। तो क्या है कि उनको एकता के लिए नगद वेतन देता था, व्यापारियों से खरीदता था, ठीक है। व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, दिल्ली में चीज़ों की कीमत पर नियंत्रण लागू कर दिया कि आप इससे ज़्यादा ऊपर में नहीं बेच सकते हैं। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करता था उन्हें सजा भी मिलती थी। मोहम्मद तुगलक क्या करता था कि अपने सैनिकों को नगद वेतन भी देता था, ठीक है, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ जगहों पर कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के होते थे। और 14वीं सदी के लोगों द्वारा इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वो बड़े चतुर थे, टैक्स लेने के लिए कोई आता था वही मुद्रा पकड़ा देते थे कि क्या पता भरोसा अगले साल ये चले ना चले, ठीक है। साथ ही साथ इसका डुप्लीकेसी वगैरह भी बहुत होता था। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम की हम बात करते हैं तो काफ़ी सफल रहे हैं। इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे को भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी प्रशासनिक कदम काफ़ी प्रशंसनीय रही है। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे हैं। क्यों रहे हैं, क्योंकि कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा है। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, ठीक है, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, यानी किया हर चीज़ को किया लेकिन पूरा होने से पहले ही बच गया। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल, विक्षुब्ध यानी राजधानी परिवर्तन से भी लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्साए हुए थे। तो ये सारे इन तमाम जो असफलताएं हुई हैं, इनकी गिनती करने में हम कभी भी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। यहाँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। तो ये सारा चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या इतिहास है, तो 1526 में मुगल वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इसके पहले तुगलक वंश जो था 1526 तक दिल्ली पर था और आगरा पर सैयद लोदी वंश का राज रहा था। जब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज फल फूल रहे थे और इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी उभर रहे थे। जहाँ तक बात करते हैं कि इस काल में कुछ छोटे और शक्तिशाली थे, उनका शासन बहुत ही कुशल था, ठीक है। इसमें शेर शाह सूरी का नाम सर्वप्रमुख है। इन्होंने 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चल के पूरा दिल्ली सल्तनत पे उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं कि इसका शासन काफ़ी 15 साल ही चला, ठीक है। इसने मुग़ल सम्राट जो हुमायूं 1530 से 40 और बाद में 55-56 तक रहे हैं, उन्हें चुनौती दी और परास्त किया, ठीक है। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश किया। सूर वंश केवल 15 साल तक ही चला। शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित वंश है सूर वंश,
यह 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर किया। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन के तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और उससे अपना ये उसी को उसने चलाया। महान सम्राट जो अकबर बने 1556 से 1605 तक जब अकबर राज किए, तब मुगलों को समेकित किया, तो अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह के प्रशासन की व्यवस्था को अपनाया था। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछता है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा है, बीपीएससी वगैरह में पूछता है कि अकबर ने किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था, तो शेर शाह के प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी कहती है, ऑथेंटिक है सोर्स। आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बात करते हैं 3 श्रेणियाँ, ठीक है, 3 श्रेणियाँ क्या है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज तक लागू है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, उसी फिलॉसफी को ये बताता है। ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, ये 3 बात को कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया है कि समाज में 3 लोग रहते हैं। पहला प्रार्थना करने वाले, हाथ जोड़ने वाले, ठीक है, दूसरा युद्ध करने वाले, लड़ाई करने वाले, और तीसरा खेती करने वाले। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है जिससे समाज चलता है। ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती है। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा है। इन योद्धाओं को नाइट्स कहा जाता है, यानी ऐसा योद्धा जो कहीं ना कहीं धर्म का भी युद्ध करता है, त्रिविभाजन भी करता है, इसे नाइट्स कहा गया है। तो बाद में आगे चल के कुलीन लोग भी अपने आप को नाइट्स कहलाना पसंद करने लगे थे। तो ये सारा चीज़ है, इस पर समाज चलता है। तो इतिहास का ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप पढ़िए और समझिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये चैप्टर जो है 3rd चैप्टर ख़त्म हुआ है एनसीईआरटी का। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं तुरंत हाजिर हो रहा हूँ। ठीक है, तो कीप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।